हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड 4 टॉपिक है जिसमें हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं मानव का श्वसन तंत्र। सबसे पहले समझते हैं कि मानव श्वसन तंत्र होता क्या है और यह कहाँ स्थित है। मानव श्वसन तंत्र यानी मानव के शरीर के वे सभी अंग जो मिलकर मानव को श्वसन में सहायता करते हैं, मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद है श्वसन तंत्र या श्वसन क्या होता है। वही वे सभी भौतिक तथा रासायनिक क्रियाएं जिनकी वजह से मानव के शरीर में जो ग्लूकोज पोषण की वजह से अवशोषित हुआ है वह ऊर्जा में बदल जाए। हम एक बार रिपीट सा कर रहे हैं कि भाई जो हमारा C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो अवशोषित हुआ है वो किस में बदल जाएगा, ऊर्जा में। इसके लिए कुछ भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को करना पड़ेगा और उन भौतिक रासायनिक क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। अब आती है हमारे पास अगली चीज़ कि मानव श्वसन तंत्र में क्या क्या भाग होते हैं। मुख्यतः अगर हम बात करें तो मानव श्वसन तंत्र के 3 भाग हैं। सबसे पहला है मानव का नासा द्वार, हम नाक से सांस लेते हैं तो वो क्या हो गया, नासा द्वार। उसके बाद एक पतली सी नली होती है जिसको हम श्वास नली कहते हैं, जिसकी सहायता से जो हमने सांस लिया वो अंदर जाता है। ठीक है, और तीसरा हिस्सा होता है कि मानव के शरीर में 2 फुफ्फुस होते हैं, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं ना फेफड़े, वो क्या होते हैं, फुफ्फुस। ये 3 मुख्य अंग हैं। अब ये 3 मुख्य अंग जो है ना ये बहुत ही नाजुक है, तो अगली चीज़ क्या आएगी, इनकी सुरक्षा की। ठीक है, तो जो हमारा नासा द्वार है उसकी सुरक्षा के लिए तो इसके ऊपर तो हड्डी लगी हुई है ना, अब नाक को टच करके देखो, इसके ऊपर जो है हड्डी लगी हुई है। दूसरा, नाक के अंदर जो है ना बाल है और श्लेष्मा है। बाल और श्लेष्मा क्या काम करते हैं, श्लेष्मा क्या एक चिपचिपा सा पदार्थ है जो हमारे नाक के अंदर होता है। बाल और श्लेष्मा यदि वायु के साथ हमारे नाक में कुछ चला जाए, कोई कंकर, धूल, मिट्टी या सूक्ष्म जीवी, तो उसको वहीं रोक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हिस्सा जो आता है ना वो आता है हमारे पास श्वास नली। श्वास नली के ऊपर उपास्थि वलय स्थित है। उपास्थि वलय क्या होते हैं, उपास्थि वलय एक शी शेप के छल्ले से होते हैं जो हड्डी जितने कठोर तो नहीं होते लेकिन फिर भी वे इतने ताकतवर होते हैं कि जो हमारी श्वास नली है उसको सुरक्षित रख पाते हैं। हमारी श्वास नली एक बहुत पतली सी झिल्ली की बनी होती है। झिल्ली क्या होती है, एक बहुत पतली सी त्वचा का ही एक प्रकार, जो हमारे अंदर के सभी अंग जो हैं वो एक झिल्ली से ढके हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये झिल्ली क्या होती है, बहुत नाजुक होती है। अब इस नाजुक सी झिल्ली को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बात की कि इसके अंदर भी श्लेष्मा भी होता है, तो हो सकता है श्लेष्मा जो एक चिपचिपा पदार्थ है उसकी वजह से क्या हो जाए, ये चिपक जाएगा तो सांस नहीं आएगा, सांस नहीं आएगा तो हम ऊपर बिल्कुल भगवान के पास प्यारे हो जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए क्या कर दिया, एक तो इसके ऊपर जो है ना एक टाइट सी रिंग लगा दी। टाइट सी रिंग लगा दी तो रिंग जो है ना वो तो इकट्ठी होगी नहीं, जो छल्ले हैं, इस वजह से ये सुरक्षित रहेगी। दूसरा क्या हो सकता है कि कभी कभी जो है ना हो सकता है आपने 1 सेकंड के लिए भी सांस नहीं ली, 1 सेकंड के लिए भी सांस नहीं हो तो क्या हो जाएगा, ये बिखर के गिर जाएगी, इतनी नाजुक है। तो इन दोनों ही चीज़ों से बचाने के लिए कि ताकि ये बिखर के नहीं गिरे, पहली चीज़, और दूसरी ये श्लेष्मा की वजह से आपस में चिपके नहीं, इसलिए इसे उपास्थि वलय से सुरक्षित किया गया है। और उपास्थि क्या होता है, अपने नाक के या अपने कान के जो है ना ऊपरी हिस्से को जो है एक बार टच करके देखो, जो टाइट सा हमारे जो है ना थोड़ा सा कठोर सा, हड्डी जितना कठोर नहीं पर जो थोड़ा सा कठोर है, उसे हम क्या कहते हैं, उपास्थि। हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो जो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है यानी संरचना सुरक्षा के लिए 2 चीज़ों से बना है। पहला है हमारा अस्थि और दूसरा है उपास्थि। अस्थि बहुत ज़्यादा जो कठोर होती है और उपास्थि उससे थोड़ी सी कम कठोर होती है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मतलब ये चीज़ हो गई उपास्थि वलय की। उसके बाद हमारे जो दोनों फुफ्फुस हैं वो भी बहुत नाजुक हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए भी उनको एक अस्थियों के पंजर से सुरक्षित किया गया है। उस अस्थियों के एक अस्थि को हम क्या कहते हैं, पसलियाँ। ठीक है, और इस पूरी अस्थियों की पंजर की वजह से अगर हम खाली कर दें अंदर से, दोनों हम अपने जो है फुफ्फुस निकाल दें तो एक गुहिका मतलब गुफा, एक गुफा सी बन जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, वक्ष गुहिका। यानी वक्ष गुहिका क्या हो गई, हमारी छाती का उपला हिस्सा जिसमें हमारे दोनों फुफ्फुस या हमारा श्वसन तंत्र स्थित होता है, वह वक्ष गुहिका निर्माण करता है। उसके बाद आता है हमारी फुफ्फुस झिल्ली। क्या होती है, हमारे जो दोनों फुफ्फुस हैं उसके ऊपर एक बहुत पतली सी झिल्ली लगी हुई है जिसे हम फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम वह अंग है
जो हमारे श्वसन तंत्र और हमारे पाचन तंत्र को अलग करता है। हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है, तो डायाफ्राम के नीचे क्या है, हमारा पाचन तंत्र है, और ऊपर क्या है, श्वसन तंत्र है। और इस डायाफ्राम का जो है ना श्वसन में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये डायाफ्राम भी एक पतली सी झिल्ली का बना होता है। झिल्ली क्या होता है, वह चीज़ जो जब हम चाहे ऊपर हो जाए, जब हम चाहे नीचे हो जाए। ठीक है, तो हमने कभी अभी क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मानव श्वसन तंत्र के मुख्यतः 3 भाग, नासाद्वार, श्वास नली और फुफ्फुस, और उनकी सुरक्षा करने वाले बाल और श्लेष्मा, और उपास्थि वलय, और हमारे जो फुफ्फुस हैं उसकी सुरक्षा करने वाले हमारे पसलियाँ। और अगर हम पूछा जाए आपसे, कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव श्वसन तंत्र कहाँ स्थित है, तो मानव श्वसन तंत्र डायाफ्राम के ऊपर वक्ष गुहिका में स्थित है। ठीक है, डायाफ्राम क्या होता है, एक पतली सी झिल्ली जो जब हम चाहें ऊपर या नीचे हो सकती है, जिसके ऊपर श्वसन तंत्र स्थित है और नीचे हमारा जो है पाचन तंत्र स्थित है। पाचन तंत्र की जो है ना एक नली जो है वो सिर्फ ऊपर है, बाकी सारे ऑर्गन हमारे नीचे स्थित हैं। तो ये बात हो गई हमारे मानव श्वसन तंत्र की बेसिक स्ट्रक्चर की और उसकी स्थिति की। अब आगे देखते हैं कि मानव में जो है ना सांस लेने में, हमने बात की थी भौतिक और रासायनिक क्रिया की, तो जो भौतिक क्रिया है वो क्या क्या होती है, यानी भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। जब हम सांस लेते हैं उस दौरान क्या होता है, हमने डायाफ्राम, हमारा जो ये पतली झिल्ली है डायाफ्राम, ये संकुचित हो जाता है या समतल हो जाता है। संकुचित मतलब ये पहले इस तरह से था और अब ये ऐसे सीधा हो जाएगा, समतल हो जाएगा। भाई सीधी बात है, ये पहले ऐसे था और अब क्या हो गया, ऐसे समतल हो गया। तो ये हमारे पास ये ऊपर का जो एरिया ये बढ़ गया, ऊपर का एरिया बढ़ गया, इसका मतलब इस ऊपर के एरिया को हम क्या कहते हैं, वक्ष गुहिका। तो वक्ष गुहिका का साइज़ बढ़ गया। वक्ष गुहिका का क्योंकि साइज़ बढ़ गया, इसका मतलब इसके अंदर खाली जगह बढ़ गई। भाई इसके पहले अंदर जो भी चीज़ें थी, वक्ष गुहिका हमारी जो है उसके अंदर फुफ्फुस हैं, और फुफ्फुस बहुत पतली सी झिल्ली से ढके हुए हैं, जिसे फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। तो फुफ्फुस झिल्ली भी बाहर की तरफ फैलेगी, बाहर की तरफ फैल गई तो क्या होगा, इसके अंदर जगह बच जाएगी, जिसके कारण से बाहर से हवा अंदर आ पाएगी, क्योंकि आयतन अधिक हो गया है। ठीक है, और अगर जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, जब क्या होता है, जो ये समतल हुई थी ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, यानी ये शिथिल हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, जो हमारी वक्ष गुहिका है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और क्योंकि वक्ष गुहिका छोटी हो गई है, अब इसके अंदर आयतन कम रह गया, यानी जगह कम रह गई। और जगह क्योंकि कम रह जाएगी, इसलिए जो इसके अंदर भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा, और इसके अंदर भरा क्या हुआ है, गैस भरी हुई है, यानी वायु भरी हुई है, तो वो बाहर निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और कभी कभी जो है ना ये बहुत बेसिक सा है, इसको समझने के लिए ना एक बार अपने आप को करके देखना। जब तुम श्वास अंदर लोगे तो देखना, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो जो हमारी वक्ष गुहिका है ना वो ऊपर की तरफ हो जाती है, ऊपर की तरफ हो जाती है। इसका मतलब जो इसके नीचे कुछ झिल्ली सी स्थित थी वो नीचे की तरफ हुई है, और क्योंकि ये बड़ी हो गई तो इसके अंदर जगह हो गई है, जगह हो गई तो हमने बाहर से हवा अंदर ले ली। और उसी प्रकार से जब हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है, देखो खुद से महसूस करके देखा, आपको लगेगा कि मेरी पसलियाँ और जो मेरा ऊपर का जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो डायाफ्राम वो क्या है, ऊपर की तरफ आ रहा है, अंदर की ऊपर की तरफ आया, जिसकी वजह से आयतन कम हो गया, और आयतन कम हो गया तो वायु फुफ्फुस के बाहर चली जाएगी। इसको प्रैक्टिकली एक बार अपने शरीर के साथ करके देखना। जो पूरा जैव प्रक्रम है, मैं ये कई बार बताती हूँ बच्चों को, उसको जो है ना अपने शरीर पे जितना अप्लाई करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा, उतना आराम से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मानव श्वसन तंत्र के अंग। हमने अभी बेसिक स्ट्रक्चर किया था, लेकिन मानव श्वसन तंत्र का जो हमने वो बेसिक स्ट्रक्चर किया था उसके अंदर भी, यानी आंतरिक संरचना कैसी है। तो मानव श्वसन तंत्र की हम बात करें तो सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र के अंदर आता है नासाद्वार। नासाद्वार मतलब हमारे नाक के अंदर जो छेद हैं, जिनकी वजह से हम सांस अंदर लेते हैं, वायु अंदर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नासाद्वार। इसके अंदर जो बाल और श्लेष्मा है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगला हिस्सा आता है हमारे पास ग्रसनी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा है जो पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र दोनों में शामिल है। तो मानव शरीर का जो ग्रसनी है ना वो दोनों में शामिल है। देखो जो यहाँ पे हमारा नासाद्वार और हमारी मुख गुहिका दोनों आके जहाँ मिल रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इसको हम क्या कहते हैं, हमारी ग्रसनी। उसके बाद अगला आता है हमारा लैरिंग्स या कंठ। लैरिंग्स या कंठ क्या होता है, हमारे शरीर का वो हिस्सा जिसके कारण से हम आवाज़ निकाल पाते हैं। देखो अब मैं अलग अलग चीज़ें बोल रही हूँ ना, वो अलग अलग चीज़ें मैं क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि हमारे जो
शरीर है उसके अंदर कंठ है या फिर लैरिंग्स इसको कहते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है श्वास नली। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मानव शरीर का वह हिस्सा जिसके द्वारा नासा द्वार से फुफ्फुस में हमारा वायु जाती है उसको हम क्या कहते हैं, श्वास नली। ये दिख रहा होगा आपको जो पीला सा हिस्सा जो सर्कल किया है हमने। उसके बाद हमारा जो श्वास नली है वो दो हिस्सों में बट जाती है, एक बाएं में और एक दाएं फुफ्फुस में चली जाती है। जब ये दो हिस्सों में बट जाती है जब इसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी। क्या कहेंगे हम इसको, दो हिस्सों में बटने के बाद श्वसनी, ठीक है। और उसके बाद ये श्वसनी जो है ना ये भी बहुत सारे हिस्सों में बट जाती है। दिख रहा होगा ना आपको, देखो इसके अंदर बहुत सारे हिस्सों में बट रही है, बहुत सारी लाइनों में। जब ये बहुत सारी लाइनों में बट जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, श्वसनिका, ठीक है। इसको बाद जो ये श्वसनिका है ये गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर में, ये देखो डॉट डॉट से दिख रहे हैं ना आपको पीले पीले से, गुब्बारे जैसी संरचनाओं में जो है ना ख़त्म हो जाती है। और उन गुब्बारे जैसे संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कूपिका, ठीक है। इस कूपिका का क्यों निर्माण किया गया है, कूपिका का निर्माण हमारे शरीर में या हमारे जो फुफ्फुस हैं उसमें सतह बढ़ाने के लिए किया गया है। देखो मानो सीधी सीधी लाइनें होंगी तो क्या होगा, जगह कम होगी, और उसकी वजह से ऐसे गोल गोल सी लाइनें होगी तो देखो इसके चारों तरफ की जगह ज़्यादा है ना, इसकी वजह से गैसों का जो आदान प्रदान आसान हो जाएगा। इसलिए क्यों निर्माण किया गया है कूपिका का, ताकि सतह बढ़ाने के कारण गैसों का आदान प्रदान आसान हो सके। यानी हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला अंग है हमारा नासाद्वार, फिर हमारे पास ग्रसनी जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, फिर हमारा कंठ या जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, उसके बाद हमारी श्वास नली, हमारा ये वाला हिस्सा जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं इंग्लिश में, हमारे दोनों ये फुफ्फुस जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब ये श्वास नली दो हिस्सों में बट जाए तो उसे हम कहते हैं श्वसनली, श्वसनी। और जब ये श्वसनी भी बहुत सारे हिस्सों में बट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारी श्वसनिका। और जिसमें हमारी जो ये श्वसनिका है ख़त्म होती हैं, जो गोल गोल से गुब्बारे जैसे से हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हमारी कूपिका या फिर एल्वियोलाई। तो मानव श्वसन तंत्र के सभी हिस्से हम आशा करते हैं आपको समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास जो मानव में श्वसन तंत्र है वह कैसे कार्य करता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये देख लिया है कि भाई हम वायु अंदर कैसे लेते हैं, ठीक है। ये तो थे भौतिक परिवर्तन या सांस के अंदर कैसे जाती है। उसके बाद डेफिनेट सी बात है कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। दो तरह के श्वसन होते हैं, एक होता है हमारा जो है ना भौतिक श्वसन और दूसरा क्या होता है हमारा कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन मतलब वो रासायनिक परिवर्तन जिसकी वजह से ग्लूकोज, जिसकी हमने बात की थी, ग्लूकोज जो है ना वो ऊर्जा में बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा वायवीय श्वसन या फिर हमारा कोशिकीय श्वसन। तो हम समझते हैं सबसे पहला क्या होता है कि हमारे जो है ना नासा द्वार से ग्रसनी में हमारा सांस जाता है या वायु, बाहर से हम वायु लेते हैं, बाहर से वायु नाक से किस में जाएगी, ग्रसनी में, ग्रसनी से श्वास नली में, श्वास नली से फुफ्फुस में पहुंचती है। अब जो फुफ्फुस है, फुफ्फुस के अंदर पहला जो डिवीज़न है श्वसनी में पहुंचती है, श्वसनी से श्वसनिका में, और श्वसनिका से आखिर में कूपिका में। कूपिकाएँ क्या है, हमारे जो गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इन कूपिकाओं के माध्यम से अब हमारी धमनी और शिराओं के माध्यम से मानव परिसंचरण तंत्र, जो हम आगे पढ़ेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र की सहायता से ऑक्सीजन जो है ना वो कोशिकाओं तक पहुंचती है, और कोशिकाओं में जाकर ये रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से हमारा जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल देता है। यानी जो हमारा श्वसन का मेन काम क्या था कि हमारे पास जो ग्लूकोज बना हुआ है उसको ऊर्जा में बदला जाए। वो किसके द्वारा होगा, जब बाहर से ऑक्सीजन आएगी। और बाहर से ऑक्सीजन कौन लेके आएगा, मानव का श्वसन तंत्र। और मानव के श्वसन तंत्र में कौन कौन से हिस्से हैं, ये सारे हिस्से हैं जिनके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। तो हमने इससे क्या सीखा कि भाई पहली चीज़ हमने सीखी थी कि मानव श्वसन तंत्र कहाँ स्थित है और मुख्य भाग कौन से हैं। दूसरा, फिर उसके बाद हमने देखा कि मानव श्वसन तंत्र में जब हम भौतिक परिवर्तन, जब बाहर से अंदर सांस लेते हैं और अंदर से बाहर सांस छोड़ते हैं तब क्या परिवर्तन होते हैं। उसके बाद मानव श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं, और अब मानव श्वसन तंत्र में बाहर से अंदर जब हम सांस लेते हैं उस दौरान ये ग्लूकोज से और ऊर्जा में परिवर्तन का जो कार्य है वो किस प्रकार होता है। इस पूरे ये हमारा जो श्वसन तंत्र है और मानव परिसंचरण तंत्र है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब परिसंचरण तंत्र कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन ले जाएगा तभी यह परिवर्तन पूरा होगा, और तभी मानव का जो श्वसन का जो कार्य है वो पूरा होगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
मैं ये बात बार बार आपको कह रही हूँ बेटा कि इसे समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ ये करके देखें। थैंक यू।